औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह पाक से नेक उम्मीद है कि आप सब अपने घरों के अंदर आफ़ियत से खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई को भरपूर तवज्जो दे रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं और कोरोना का मर्ज़ जो है दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से बेटा आपने SOPs का ख्याल रखना है, घरों के अंदर भी बाहर भी, और जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकता है आपने अपने आप को इस बीमारी से बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। दूसरा, हमें पता है कि कामयाबी अल्लाह की याद में है और कामयाबी नमाज के अंदर है। तो बेटा इस हवाले से भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपनी नमाज़ों को पक्का करना है, बाकायदगी से पढ़ना है और अल्लाह पाक की इबादत जितनी भी हैं उनको भरपूर तरीके से आपने अदा करना है। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का ये सिलसिला जारी है। मेरी कुछ थोड़ी सी पर्सनल एक्टिविटीज़ की वजह से और थोड़ी सी तबीयत की नासाज़गी की वजह से आपके कुछ लेक्चर्स थोड़े से लेट हो गए हैं, तो इसके लिए माज़रत। अब से इंशाल्लाह प्रॉपर लेक्चर्स होंगे आपके और डेली की बेस पे आपको इंशाल्लाह कोई लेक्चर मिल जाया करेंगे। तो पहले जैसे कि आपको पता है कि हम यूज़ ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। यूज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर कंप्यूटर का क्या रोल है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर इन्वॉल्वमेंट की और कैसे कैसे हमारे कामों को आसान किया। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ कंप्यूटर के यूज़ेस पढ़े थे, जैसे कि ई-कॉमर्स के हवाले से पढ़ा था, बैंकिंग के हवाले से पढ़ा था, बिज़नेस के हवाले से पढ़ा था। तो वो ऐसे यूज़ेस थे जो हमारी ट्रांजैक्शंस को, बिज़नेस को, कम्युनिकेशन को आसान से आसान बना रहे थे। आज के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ बेटा क्या होती हैं? जहाँ पे हमारी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शंस होती हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग होती है, जहाँ पे आपके रोज़मर्रा की चीज़ें बनती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इंडस्ट्री कहलाती है। इस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ ह्यूमन काम करते हैं, जहाँ इंसान काम करता है, वहाँ पे मशीन्स भी काम करती हैं। अब मशीन्स का मकसद क्या है? मशीन्स का मकसद ये है कि वहाँ पे मशीन के इस्तेमाल से हम इंसानों के काम को थोड़ा सा रिलैक्स करें, इंसानों की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी कम करें, और दूसरा उसके अंदर एक्यूरेसी लाएं, उसके अंदर हम राउंड द क्लॉक काम करें। राउंड द क्लॉक से मुराद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम उसमें कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें अंदर प्रोडक्शन कर सकें। इस सिलसिले में कंप्यूटर ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। कैसे हेल्प की है? उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है वो रोबोट्स है। रोबोट क्या होता है? रोबोट एक ऐसी मशीन होती है, प्रोग्राम्ड मशीन होती है, प्रोग्रामेबल मशीन होती है, जिसके अंदर हम उस इंसान की क्वालिटीज़ को डाल देते हैं। इंसान की क्वालिटीज़ मतलब वो चीज़ों को समझता है, चीज़ों को देखता है और चीज़ों को करता है। कैसे करता है? जैसे एक इंसान करता है। रोबोट्स का इस्तेमाल इंडस्ट्री के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब हैवी मशीनरी या जहाँ पे हाई टेम्परेचर है, जहाँ पे हाई प्रेशर है, वहाँ पे एक इंसान काम नहीं कर सकता। तो वहाँ पे हम किसकी मदद लेते हैं? रोबोट्स की मदद लेते हैं। रोबोट क्या करता है? रोबोट इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है और अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कर सकता है। जैसे कि हम किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस टेम्परेचर के अंदर हमें क्या, एक इंसान वहाँ पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है और ये हार्मफुल हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है एक इंसान के लिए। तो हमने वहाँ पे एक रोबोट इंस्टॉल कर दिया। रोबोट अब किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सकता है, क्योंकि एक मशीन होता है, उसके अंदर बर्दाश्त की कुव्वत ज़्यादा होती है। इस हवाले से वहाँ पे एक रोबोट काम कर सकता है। जैसे गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, या किसी भट्टी में काम करने के लिए आपको एक रोबोट दरकार होगा, जहाँ पे लोहा पिघलाया जाता है,
या ऐसे कोई एलिमेंट्स जहाँ उनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, वहाँ पे रोबोट इस्तेमाल करते हैं। फिर आपको रंग साजी के लिए, जैसे गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे उनको रंग करना है, और रंग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मशीनरी का यूज़ करते हैं। मशीनरी क्या कहलाती है, रोबोट कहलाती है। जहाँ पे हमें वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें वज़न उठाने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी क्या करते हैं, हम वहाँ पे रोबोट्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह। और जहाँ पे ऐसे काम जिसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें एक्यूरेसी चाहिए हमें, और हमें एक प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करना है, वहाँ पे भी हमारे रोबोट्स काम करते हैं। अब इसकी मिसाल आपको पहले भी दी है, जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का काम कौन करता है, रोबोट्स करते हैं। वहाँ पे रंगसाजी का काम कौन करता है, रोबोट्स करते हैं। इवन आपके जितने पार्ट्स का लगाना है, इंजन का लगाना है, तो वो भी हम क्या करते हैं, रोबोट्स के थ्रू करते हैं। तो इस चीज़ को लेके हमने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया और वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट्स लिए। एक चीज़ ये होगी हमारे पास। दूसरी चीज़, हम जब शिप्स बनाते हैं, बड़े बड़े एरोप्लेन्स बनाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, क्योंकि वहाँ पे भारी भारी मशीन होती है, टनों के हिसाब से होती है, तो वहाँ पे 300-400 टन को उठाने के लिए एक इंसान की हिम्मत नहीं होती। वहाँ पे ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत होती है, वहाँ पे काम के स्लो होने का खदशा होता है, वहाँ पे एक्यूरेसी के अंदर फॉल्ट आने का ख़तरा होता है। तो इसको लेके हमने क्या किया, रोबोट्स को इस्तेमाल किया। शिप्स को बनाने के लिए रोबोट्स काम करते हैं। वहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर में काम करते हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि रोबोट्स को इन्वॉल्व करके हमने अपने काम को आसान किया। दूसरा, रेगुलर काम, राउंड द क्लॉक काम, 24 घंटे काम करने के लिए एक इंसान वहाँ पे सूटेबल नहीं है, सूदमंद नहीं है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। रोबोट क्या करता है, वो 24 घंटे भी काम कर सकता है, 48 आवर भी काम कर सकता है, और इससे ज़्यादा भी काम कर सकता है। तो हमारी जो कास्ट है, जो खर्चा है, वो बच जाता है, और हमारी स्पीड ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि उसके अंदर एक्यूरेसी आती है। आपने अक्सर देखा होगा चीज़ों के अंदर कि उसके डिज़ाइन में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं होता। गाड़ियाँ देख लें या बाकी चीज़ें देख लें, उनके अंदर डिज़ाइन क्या होता है, सेम होता है। तो वो किसकी बदौलत होता है कि हम उस मशीनरी को ट्रेन कर देते हैं, उसको मशीनरी को प्रोग्राम कर देते हैं, और मशीनरी क्या होती है, उसके डायमेंशंस को नोट कर लेती है, उसके साइज़ को नोट कर लेती है, और वो एक्यूरेट वही साइज़ उसको प्रोवाइड करती है। इस तरह क्या होता है, इस तरह हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक्यूरेसी आ जाती है। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर की बदौलत हो रहा है, जिसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसको हम एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं। तो इस तरह हमारा सिस्टम जो है वो बड़े आसान तरीके से चल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो होती है डिज़ाइनिंग। अब डिज़ाइनिंग के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, और इन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, कैड कहते हैं। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है, वो इसी कैड का एक हिस्सा है। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग क्या होती है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, किसी भी किस्म का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका कोई ना कोई डिज़ाइन बनाएंगे। जैसे हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, अब बिल्डिंग का हम पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर के लिए हम उसका एक डिज़ाइन बनाएंगे कि बिल्डिंग कैसी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी, और इसके अंदर रूम्स कितने होंगे, इसके डोर्स कितने होंगे। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पहले पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं। जब ये पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है और हम देखना चाहते हैं कि बनने के बाद बिल्डिंग हमें कैसी दिखाई देगी, हम फिर क्या करते हैं, कैड के अंदर 2D या 3D एक डिज़ाइन बनाते हैं। 2D 2 डायमेंशंस, और 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन, कि हमें एक एक्चुअल लुक नज़र आती है कि एक्चुअली हमारी बिल्डिंग कैसी होगी। तो ये काम किसके थ्रू हो रहा है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैड कहते हैं। अब हमने को क्या करना है, कोई गाड़ी बनानी है, हमने क्या करना है, कोई चेयर बनानी है, हमने कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जो हमने कस्टमर्स को देनी है, या कोई उसके लिए कोई प्रॉपर काम करना है,
तो उसके लिए हम उसका पहले से एक डिज़ाइन बनाएंगे और उस डिज़ाइन को रिव्यू करने के लिए हम उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है? उसके अंदर एक डिज़ाइन सा होता है जो हमें एक्चुअल नज़र आता है और उसकी शक्ल नज़र आ जाती है कि ये बनने के बाद ये चीज़ कैसी होगी। तो इसके अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको बताया कि ऑटोकैड के नाम से या फ्रीकैड के नाम से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप नेट से चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। उसके अंदर एक मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, लाइंस के थ्रू डायमेंशन दिए जाते हैं, पैमाइश दी जाती है, उसको फिर हम और दूसरी इसके अंदर एक खासियत ये है कि हम उस डिज़ाइन को कंप्यूटर के अंदर घुमा फिरा के आगे पीछे से सारा स्ट्रक्चर उसका देख सकते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे ये होता है कि हमें उसके अंदर कोई फॉल्ट नज़र आता है, हम एक फ़र्ज़ की गाड़ी बना रहे हैं और उसका हम एक ब्लू कलर रखना चाहते हैं, हम उसको सॉफ्टवेयर के अंदर से डिज़ाइन करते हैं और उसको व्यू करते हैं, देखते हैं, तो हमें वो ऑकवर्ड सा लगता है, बुरा लगता है, तो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट कलर हम लगा के उसकी एक्चुअल पोजीशन देख सकते हैं कि इसका कलर कैसा होगा, ये दिखने में कैसी लगेगी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ साथ हमने किसी मशीन का पार्ट बनाना है, तो पार्ट के हवाले से भी हम उसको क्या करते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं, 3D डिज़ाइन, तो वो हमें पूरा का पूरा पार्ट उसके अंदर नज़र आता है। तो ये क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस होते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो उसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे कैड के अंदर कोई डिज़ाइन बनाया, हम उसको परफॉर्म करने के लिए हम वो एक मशीन को रन करना है, जिस मशीन ने उसको बनाना है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हमारे डिफरेंट मशीन्स को चलाता है। उसके अंदर हम प्रोग्राम दे देते हैं और वो प्रोग्राम क्या करता है, उन मशीन्स को उसी तरह चलाता है जिस तरह उसको प्रोग्राम किया गया होता है। हमने अब उस डिज़ाइन को एक फाइनल शक्ल देनी होती है, और कहाँ पे देनी होती है, किसी न किसी इंडस्ट्री के अंदर, किसी न किसी कारखाने या मिल के अंदर, या किसी न किसी प्रोडक्शन हॉल के अंदर। तो उस प्रोडक्शन हॉल में डिफरेंट मशीन्स लगी होती हैं और हम क्या करते हैं, हम उस मशीन को चलाने के लिए हम उसको कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू देंगे, हम कैम के थ्रू देंगे। कैम क्या करता है, कैम के अंदर हम उसकी डिज़ाइनिंग डाल सकते हैं, उसकी डायमेंशंस डाल सकते हैं, उसका तरीक़ाकार डाल सकते हैं, और उसमें हम डिफरेंट जो चेंजिंग्स करनी है वो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे काम के अंदर एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हमारे काम के अंदर कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, हमारे काम के अंदर जो प्रोडक्ट की जो टाइमलाइन है वो कम हो सकती है। तो इस तरह हमें इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंप्यूटर ने क्या किया, एक बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी इंडस्ट्री को ज़्यादा तरक्की दे रहे हैं। और आजकल कंप्यूटर की इन्वॉल्वमेंट आपको पता है कि हर सेक्टर के अंदर हो रही है। इसी तरह हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसने क्या किया, एक रेवोल्यूशन बर्पा किया, और एक हमारे पास कॉस्ट की कमी आई, दूसरा हमारे पास इसमें जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसके अंदर इंक्रीज़ आया, दूसरा डिज़ाइंस के अंदर हमारे इंक्रीज़ आया, और तीसरा हमारे पास ये हो सकता है कि हमें बंदों की कम ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ हमारे पास ज़्यादा ख़तरात होते हैं, मुज़र किस्म की रेज़ होती हैं, या मुज़र किस्म की मुख्तलिफ़ अवामिल होते हैं जो एक इंसान को नुकसान दे सकते हैं, उनके लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर को इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका जो इस्तेमाल है वो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेडिकल साइंस, जैसा आपको पता है कि एक सेक्टर ऐसा है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्या है कि इंसान के बीमारियों का इलाज किया जाता है, और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरीज इस्तेमाल होती हैं, जिनके थ्रू क्या कर सकते हैं हम कि हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, और उसका इलाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं, अक्सर हमने देखा होगा कि एक बेड पे एक मरीज़ लेटा हुआ है और उसको मुख्तलिफ़ किस्म की तारें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके साथ अटैचमेंट हुई होती है किसी न किसी मशीन के थ्रू, जिसमें हार्ट बीट का आपके सांसों का चलना
और मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफिकल ग्राफ्स होते हैं जिनको क्या करते हैं हम मॉनिटर कहते हैं। तो पेशेंट मॉनिटरिंग भी हमारे पास मेडिकल साइंस के अंदर एक अहम चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि एक पेशेंट को मुकम्मल मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक मशीन होती है, मॉनिटर जिसे कहते हैं, उसके साथ हम मरीज़ को उसके साथ अटैच कर देते हैं, जिसके थ्रू डिफरेंट वायर्स के थ्रू डिफरेंट कनेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। अब वो सेंसर्स क्या करते हैं, वो उस पेशेंट की बॉडी को सेंस करता है, उसके टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके ब्लड प्रेशर को सेंस करता है, उसकी जो सांस चल रही होती है उसको सेंस करता है, उसकी हार्ट बीट जो होती है उसको सेंस करता है। अब उसके अंदर सेंसर क्या करते हैं, हम उस मशीन के अंदर एक लिमिट होती है, जैसे ही उस लिमिट से कम ये सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे हार्ट बीट है वो ज़्यादा कम होना शुरू हो जाती है, या सांसों का चलना है वो कम होना शुरू हो जाता है, या उसके बॉडी के टेम्परेचर अपनी स्पेसिफिक जो रेंज है उससे बढ़ता या कम होता है, तो उसके अंदर एक अलार्म लगा होता है। अलार्म क्या करता है, जैसे ही वो उस लाइन से नीचे आता है, ब्लड प्रेशर आता है या हार्ट बीट आती है या उसकी सांस आती है, तो वो अलार्म क्या होता है, बजना शुरू हो जाता है, जिससे डॉक्टर्स को या वहाँ पे जो नर्सेज होती हैं उनको समझ आ जाती है कि इस मरीज़ के साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वो बर वक्त उसका मॉनिटर कर सकते हैं, उसका बर वक्त कोई ना कोई उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस तरह मेडिकल साइंस के अंदर एक मरीज़ को जब हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं या मॉनिटर करते हैं, तो वहाँ पे कंप्यूटर ने हमारी ये मदद की है कि वहाँ पे 24 घंटे के लिए कोई बंदा, या 24 घंटे पहले तो ये होता था कि टेस्ट किए, उस टेस्ट के बाद कोई रिपोर्ट आई, फिर ब्लड प्रेशर चेक किया या उसकी हार्ट बीट चेक की, तो वो एक प्रोसेस होता था, आधे घंटे बाद, घंटे बाद। तो कंप्यूटर ने आके अब वो लगातार उसको क्या होता है, एनालाइज कर रहा होता है, लगातार उसको मॉनिटर कर रहा होता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि हम अपने सिस्टम के अंदर एक पेशेंट का रिकॉर्ड रख सकते हैं। डेटाबेस के अंदर डेटाबेस बना लेते हैं हम, उसके अंदर क्या होता है, उस मरीज़ का नाम आ जाता है, उसकी जो डायग्नोसिस होती हैं वो आ जाती हैं, और उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो उसकी मेडिसिन लिखते हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं, और उसकी सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है, ब्लड ग्रुप आ जाता है, या बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है हम डेटाबेस के अंदर सेव कर लेते हैं। और हमारे पास मुख्तलिफ मरीज़ों का डेटाबेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा किससे इलाज करवा रहा है, उसको कौन सी बीमारी थी। तो अगर फिर दोबारा वो बंदा हमारे पास आता है, अपना नाम या आईडी बताता है, उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। तो डॉक्टर को ये सहूलत होती है कि बार बार उस बंदे के टेस्ट करवाए, या बार बार उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले, उससे सारा का सारा रिकॉर्ड, प्रीवियस जितना भी रिकॉर्ड होता है, वो डेटाबेस से उठ के डॉक्टर के सामने आ जाता है, उसकी रिपोर्ट्स उसके सामने आ जाती हैं, उसके एक्सरे सामने आ जाते हैं, या बाकी जितने भी इससे रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं। तो उससे ये होता है कि डॉक्टर को आसानी हो जाती है कि उस मरीज़ के साथ किस तरह इलाज करना है, या उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। तो ये डेटाबेस हमें इस चीज़ के देता है। और इसके एक और सहूलत भी है कि अगर किसी मरीज़ को किसी भी ऑर्गन की ज़रूरत है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है या लिवर ट्रांसप्लांट है या ब्लड ग्रुप है, तो हमारे पास एक डेटाबेस मौजूद होता है, हमें पता होता है कि इस बंदे के साथ कौन सा मरीज़ मैच करता था, या कौन जो बंदा ठीक हो गया है उसमें हमारे पास रिकॉर्ड होता है, तो हम उस बंदे को एक्सेस कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे मरीज़ के साथ कोई ना कोई इमदाद हो सके, मदद हो सके, हेल्प हो सके। तो ये एक तरीक़ाकार क्या है, इससे हम मरीज़ को ट्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी है जो बाद एक मरीज़ हमारे पास आता है, टेस्ट करवाता है और चला जाता है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है, बाद में कोई चीज़ नज़र आती है कि इस मरीज़ को ये बीमारी थी जो हम उस वक्त इसको डायग्नोस नहीं कर सके, या इसका रिकॉर्ड हम प्रॉपर तरीके से हम उसका इलाज नहीं कर सकते, तो हम उस डेटाबेस के थ्रू हम उस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये वाला भी मर्ज़ था और ये बड़ा ख़तरनाक है, या जैसा भी है हम उसको फिर मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है हमारे पास कि हम ये चीज़ें सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास मरीज़ की डायग्नोसिस क्या होता है कि हम डिफरेंट तरीक़ों से मरीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं। किस तरह
हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आपने CT स्कैन के बारे में सुना होगा। CT स्कैन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को स्कैन करता है। पहले ये होता था कि हम अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ है जिसके दिमाग के अंदर कोई मसला चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर है या और कोई बीमारी है जिसको हमने एनालाइज़ करना है, तो हम उसके एक्सरेज लेते थे डिफरेंट तरीक़ों से। अब वो क्या होता था कि एक्सरे एक आपको पता है कि प्रोसेस है, एक्सरे लिया फिर उसको साफ़ किया और हमारे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है। लेकिन CT स्कैन के अंदर क्या होता है कि हम उसको प्रॉपर देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे जैसे वो घूम रहा होता है या उसका सर घूम रहा होता है, हम एक मशीन के अंदर उसको लिटा देते हैं और क्या करते हैं, डिफरेंट जावियों से उसको लाइव प्रीव्यू देख रहे होते हैं। जैसे हमारे पास डिजिटल एक्सरेज आ गए हैं। डिजिटल एक्सरेज क्या होते हैं कि एक तो हमारे पास एक प्रिंट फॉर्म, आउटपुट फॉर्म आ जाती है, हार्ड फॉर्म आ जाती है एक्सरे की। इसके अंदर क्या होता है कि हम स्क्रीन के ऊपर किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इसके साथ जो भी हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होता है वो हम उसको कर सकते हैं। जैसे किसी बंदे की हड्डी टूटी हुई है या कोई और मसला है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं और डायग्नोस कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे कैंसर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी भी हम इससे डायग्नोस करते हैं। ब्रेन का कैंसर है या कोई ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो गई है या किसी भी किस्म का कोई फैक्टर है, अंदर कोई रसोली बन गई है, जिस तरह भी है, तो हम इसको लाइव डायग्नोस कर सकते हैं। किसके थ्रू? CT स्कैन के थ्रू। तो ये क्या होता है, हमारे पास एक कंप्यूटराइज मशीन होती है जो हमें क्या करती है, स्क्रीन को हमें दिखाती है, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। टेस्ट डायग्नोस हो सकते हैं या और काफ़ी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन है। अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमारे पास यही होती है कि इसके अंदर से अल्ट्रासाउंड रेज निकलती हैं और बॉडी के अंदर जितने कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, कोई भी ऐसा मसला है, वो हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे या मॉनिटर पे आउटपुट के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस में था, हमारे मेडिकल साइंस के अंदर। और मेडिकल साइंस के अंदर दूसरी जो पुराने जो तरीक़ाकार से उससे हट के जो नए और जदीद तरीक़ाकार हैं, इसके अंदर हमें बहुत सी बीमारियों का पहले पता चल जाता है, उनके इलाज का पता चल जाता है, और इस तरह हमें चीज़ों की समझ आनी शुरू हो। और इवन अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर बन गए हैं ट्रीटमेंट के वाले से। आप उसके अंदर अपनी जो भी सिम्टम्स हैं, किसी भी किस्म की अलामात हैं, उसमें दर्ज करेंगे, और क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि आपको ये बीमारी है और आपका इलाज ये है। ये अब जदीद तरीके आ रहे हैं किसके अंदर, मेडिकल साइंस के अंदर। और इसके अंदर क्या है, वक्त के साथ साथ मज़ीद तरक्की होती जा रही है, और कंप्यूटर के इस्तेमालात जो हैं ये हमारे लिए सूदमंद साबित होते जा रहे हैं। बेटा, आज के टॉपिक के अंदर हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, रोबोट्स के बारे में पढ़ा, कैड और कैम के बारे में पढ़ा, और साथ साथ हमने एक मेडिकल साइंस के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक टॉपिक आपका रह गया है सिमुलेशन का। वो आपको, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको ज़िंदगी रही तो सारा कुछ समझा दूँगा। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बाकी किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी हो, कोई क्यूरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आपने क्या करना है, हमसे वो क्वेश्चन करना है। इंशाल्लाह उसका आपको जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।